Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the 7th video of Graphs in Economics, the very first lesson of economics subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video we have studied about computer technology used in study of economics and cautions using computer technology. In this video we will study about internet technology and cautions in using internet technology and data CDs. So friends, without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is internet technology in study of economics. In this we will study the uses of internet. So the first point is tutorials, means internet help us as a tutorial. Friends, tutorial का मतलब होता है किसी चीज़ को सिखाना. अगर हम किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट है या अनजान है तो हमें अगर कोई उसके बारे में सिखाता है तो जिस साधन की मदद से वो हमें सिखा रहा है वो ट्यूटोरियल्स माना जाएगा, चाहे वो कोई रीडिंग मटेरियल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो. तो ऐसे ही इंटरनेट इकोनॉमिक्स को समझाने में या सिखाने में ट्यूटोरियल्स की तरह काम करता है, या कुछ ट्यूटोरियल्स हमें इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाते हैं. तो सम एजुकेशनल वेबसाइट्स पुट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विथ वर्कशीट्स ऑन द ओपन एक्सेस लिंक. वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशंस एज ट्यूटोरियल्स. मीन्स अगर हमें इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ सीखना है या कुछ जानना है तो कुछ ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी मटेरियल इंटरनेट पर रखती हैं और ओपन एक्सेस लिंक भी रखती हैं, जिससे हम डायरेक्ट उस लिंक को ओपन करके हमें जो चीज़ जाननी है या जिस चीज़ का हमें स्टडी करना है हम उसका स्टडी इजीली कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज़ एक्टिव लर्निंग. सम वीडियोज़ ऑफ lectures by experts are put on upon access sites by some educational institutions. Some institutions create live lectures available to students. Friends, जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो इंटरनेट पर ही रखा गया है. तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि some videos of lectures by experts are put on ओपन एक्सेस साइट्स. तो यूट्यूब पर आप ये स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब एक ओपन एक्सेस साइट है. तो ऐसे ही बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो अपने वीडियोस ऐसी ओपन एक्सेस साइट्स पर रखते हैं, या कुछ ऐसे एजुकेशनलिस्ट भी हैं जो लाइव लेक्चर्स लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आजकल कोरोना वायरस की महामारी जो चल रही है उस हिसाब से कॉलेजेस और स्कूल्स बंद हैं, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, लाइव लेक्चर्स लिए जा रहे हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से हम लाइव लेक्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है. वी कैन रजिस्टर ऑन दीज साइट्स एंड वी कैन लिसन टू अ लेक्चर ऑन द नेट लाइक वी डू इन आवर क्लासरूम. जैसे कि हम हमारे क्लासरूम में हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स का लेक्चर सुनते हैं, ऐसे ही हम हमारे घर बैठकर इंटरनेट के थ्रू लाइव लेक्चर्स हम सुन सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. पर उसके लिए हमें उन साइट्स पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा. थर्ड पॉइंट इज़ रीडिंग मटेरियल. फ्रेंड्स, इंटरनेट के ऊपर हमें बहुत सारा रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल होता है. न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग ऑन इंटरनेट. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं, जिसे आप पढ़कर किसी भी चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं. सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज़ ऑफ जर्नल्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडिंग. कुछ अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स या जर्नल्स की कॉपीज़ भी आपको इंटरनेट पर रीडिंग के लिए अवेलेबल हैं. सम आर्टिकल्स, बुक्स एंड जर्नल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय पेइंग सम एनुअल फीस ऑन दोज वेबसाइट्स. यानी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको अपनी जर्नल्स और आर्टिकल्स अवेलेबल करवाती हैं, लेकिन वो पेएबल हैं, चार्जेबल हैं. उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, जिसके लिए आप एनुअल फीस पे करके उन साइट्स पर जो आर्टिकल्स या बुक्स या जर्नल्स हैं उनका लाभ ले सकते हैं. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ई बुक
और ई जर्नल्स एट्सेट्रा, यानी वो जो बुक्स उन साइट्स पर रखी हैं उसे आप ई बुक या ई जर्नल के नाम से भी जान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। बाय मेयरली सर्चिंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी आप इंटरनेट के ऊपर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्रीज़ ऑफ़र करती हो, यानी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम लेकर आपको इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री या कोई और डिग्री आपको अवेलेबल करवाती हो, या और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप और भी कोई भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है परचूरण, यानी छोटी मोटी और भी कई दूसरी इंफॉर्मेशंस। सो कोट्स बाय इकोनॉमिस्ट, नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एट्सेट्रा कैन ऑल्सो बी नोन ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजन। यानी आप सर्च इंजन का यूज़ करके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की कोट्स हुई या कोई अदर रेफरेंस बुक्स हुए, उनके बारे में भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट इज़ डेटा। Economics uses lots of secondary data like budget of a government, banking, agricultural production, value of import export, poverty, employment, industrial production, population, etc. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर हमें स्टडी करनी होती है। इकोनॉमिक्स में हम इन सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं, इन सभी से रिलेटेड डेटा हमें मिलता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो सेकेंडरी डेटा डाला हुआ है वो कहाँ से आता होगा? सो दीज डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट्स, यानी कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, भरोसेमंद वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये डेटा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर डेटा ऑन बैंकिंग इन इंडिया, अगर आपको भारत में बैंकिंग से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट ऑफ आरबीआई को स्टडी करना होगा। फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यानी कि किस चीज़ का कितना एक्सपोर्ट हुआ है या कितना इंपोर्ट हुआ है, उसे अगर आपको जानना हो तो वेबसाइट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको जाना रहेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको बजट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सर्च करना रहेगा। इसके अलावा भी कई ऐसी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करती हैं। Some organization and agencies functioning at national and international levels also collects and put data on websites. For example, CSO, Central Statistical Organization, then second NSSO, National Sample Survey Organization, third WHO, World Health Organization, fourth UNO, United Nations of Organization, fifth CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, sixth ILO, International Labour Organization, seven IMF, International Monetary Fund, and वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। सो ये ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसीज़ हैं जो सेकेंडरी डेटा को वेबसाइट पर रखती हैं या सेकेंडरी डेटा का यूज़ करती हैं। फ्रेंड्स, बुक्स में इनमें से कईयों के फुल फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी का फुल फॉर्म अवेलेबल करवाया है, जिसे आप याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको उसका 1 मार्क मिल सकता है। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए इंटरनेट हमें इतनी तरीक़ों से मदद करता है। कॉशंस इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, यानी अगर आप एजुकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन किन कॉशंस का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ टूल। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स और आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। फ्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर एक साधन है, इंटरनेट भी एक साधन है। वो बुक्स को या टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं, जैसे कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप अभी मुझसे नहीं पूछ सकते। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं आपको ज़रूर से दूंगा, लेकिन फिर भी
एट अ टाइम अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्लिक होता है तो आप उसका आंसर तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते। तो इंटरनेट के ऊपर आप इस तरीके से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन कभी भी वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही वो हमारी सोचने की शक्ति को और ना ही हमारी तर्क शक्ति को रिप्लेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट, अ लॉट ऑफ सबस्टैंडर्ड मतलब निम्न स्तर के, लोअर क्लास के कुछ मटेरियल्स, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि बिन जरूरी माहिती, बिन जरूरी इन्फॉर्मेशंस आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। आप देखते हो कि जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो बहुत सी ऐसी एड्स आपको ऑटोमेटिक सामने आ जाती हैं जो आप नहीं देखना चाहते हो। कई बार आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जिसमें आपको दिख रहा होगा कुछ, लेकिन आप उस चीज़ को सर्च करने जाएंगे दूसरी इन्फॉर्मेशन ही आपको वहाँ से मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। सो वी मस्ट अवॉइड यूजिंग धोज, यानी ऐसी जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल वाली साइट्स हैं या ऐसी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है तो उससे हमें बचना होगा। एंड ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट्स मस्ट बी रिफर्ड। अगर आपको एजुकेशन के लिए अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज वी एंड अप गेटिंग मिसलेड, यानी हमें मिसलीडिंग, हमें कोई गलत ही जानकारी उससे प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा सीरीज। के लिए आपको एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान से देखिएगा। राइट अ नोट ऑन डेटा सीरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी नोट्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन। सम authorities and agencies like laboratories, research centers, government agencies, etc. are involved in collection and publication of information and data। यानी कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ हैं, कुछ ऐसी लेबोरेटरीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करने में और उनका पब्लिकेशन करने में इंटरेस्टेड होती हैं। वो ऐसी इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करती हैं। So these authorities put these collected data on compact disk। यानी ये जो एजेंसीज हमने ऊपर देखी वो सभी एजेंसीज इन डेटा को कलेक्ट करती हैं और उसे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडीज के ऊपर राइट करती हैं एंड सेल देम टू रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट फॉर देयर स्टडी। तो इस डेटा का यूज़ मोस्टली रिसर्चर्स करते हैं या एजुकेशनलिस्ट करते हैं। तो ऐसे रिसर्चर्स और एजुकेशनलिस्ट इन सीडीज़ को खरीद लेते हैं और वो जो अथॉरिटीज़ और संस्थाएं थी वो उन सीडीज़ को उन्हें बेच देती हैं। सच सीडीज़ आर कॉल्ड डेटा सीडी। ऐसी सीडीज़ को हम डेटा सीडी कहते हैं जिनके ऊपर डेटा राइट होता है। उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सेकेंड है सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस मतलब जनगणना। And third, CD of NSSO, National Sample Survey Organization। So friends, last topic of this lesson and that is difficulty in using data CD। जब आप data CD का यूज़ कर रहे हो तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट, एज द डेटा सीडीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन अ ह्यूज साइज ऑफ डेटा, दीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़। फ्रेंड्स, एक CD के अंदर आपको बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो उस डेटा में से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे ढूंढना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो देयर आर सेवरल सीट्स इन सीडी। जब आप डेटा सीडी को ओपन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी एक्सेल सीट्स मिलेंगी एंड वन मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग सर्चिंग द रिलेवेंट डेटा शीट। यानी आपके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए जिससे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शीट आप ढूंढ निकालें। जैसे आप कोई बुक देखते हो तो बुक में आप इंडेक्स देखोगे तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक किस पेज पर है वो मिल जाएगा, लेकिन जब आप सीडी का रेफ़र कर रहे हो तो आपको बड़े ध्यान से धीरे धीरे वो सीडी देखते देखते आगे बढ़ना होगा और जहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ आपको स्टॉप होना होगा। तो इसमें अगर ज़रा सी भी चूक हो गई, आपका डेटा अगर निकल गया तो आपको ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप वो डेटा ढूंढ नहीं पाएंगे। ये एक डिफ़िकल्टी होती है जब हम डेटा सीडी को यूज़ करते हैं। So friends, our first lesson of economics subject, graphs in economics, is completed here. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will answer you definitely. And very soon we will meet with the second lesson, growth and development.
Till then, keep study and stay at home. Goodbye.